नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जिसने यू टर्न लिया है। हमने काफी सारी डेवलपमेंट्स के बीच में कच्चे तेल में एक उछाल आते हुए देखा था। $80 के आसपास ब्रेंट पहुंचा था। अब यहां से क्या ट्रिगर्स रहेंगे, क्या प्राइस व्यू रहेगा, इस पर करेंगे बातचीत होगी। सोने पर भी 62,000 के नीचे सोना फिसला है। क्या ये खरीदारी का मौका है या अभी और रुकना है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है। क्या है पूरी खबर, क्या है डिटेल्स, ये सब आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ है जिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता, कुवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा और साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज के साथ ही। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल के। एक बार लेवल्स लेकर आते हैं आपके सामने। इस समय अगर आप ब्रेंट का भाव देखेंगे तो $80 के नीचे आते हुए दिखाई दिया है। हमने कल $80 के ऊपर लेवल्स जाते हुए देखे थे। फिलहाल घरेलू बाजार में भी 6200 के आसपास के स्तर देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल डिमांड आउटलुक भले ही ओपेक ने और आईईए ने बढ़ाया है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस मिडिल ईस्ट में हैं या फिर जो सप्लाई वरीज हैं, ये सब भी इंपैक्ट डाल रही हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही है कि शायद यहां से एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये रेंज क्या रह सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अनुज बताइए पहले तो कैसे रीड करते हैं फिलहाल आप क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स को और क्या स्ट्रैटेजी है? मॉर्निंग। देखिए, क्रूड अगर आप पिछले करीबन 2 हफ्तों से देखेंगे तो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि WTI 70 से लेकर $78 तक और जो ब्रेंट है वो करीबन 75 से लेकर $82 तक। तो ये रेंज अभी यहाँ पे मेंटेन है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्रीज है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी एस्केलेट होती हुई दिख रही है। तो मिक्स सा ट्रेंड, एक माहौल सा बन गया है और हम देख रहे हैं उसकी वजह से जो प्राइस है वो एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो 5800 से लेकर 6300 ये रेंज एमसीएक्स पर क्रूड ने बना ली है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। ब्रेंट हमें लग रहा है कि 78 से लेकर $82 तक और WTI में 72 से लेकर $76, ये एक छोटा सा रेंज हमें लगता है कि रहेगा। हालांकि जिस तरीके से क्रूड की इन्वेंट्रीज बिल्डअप होती हुई दिख रही है वो काफी फोकस में रहेंगी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल पर मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बिकवाली का ट्रेड आपको हायर लेवल पर, अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो 6240 के आसपास एमसीएक्स में प्राइस जाए तो वहां बिकवाली का ट्रेड लें। स्टॉप लॉस 6280 का रहेगा। टारगेट करीबन 6130 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस $82 तक जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकता है। तो एक मिक्सा ट्रेंड है और मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड, जो एक रेंज बनी है, ये अभी फिलहाल कुछ दिन और इंटैक्ट रह सकती है। ओके, आपकी सलाह क्या रहेगी रवि, कच्चे तेल पर क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? और प्लस कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस पर भी आपकी राय, जहां पर हमने एक तेजी तो आते हुए देखी थी लेकिन अब वापस वो डाउन ट्रेंड में बदल चुकी है। कहां जाते हुए देख रहे हैं नेचुरल गैस के भाव भी? कच्चे तेल में देखें तो ओपेक प्लस की जो नेक्स्ट वीक मीटिंग है उसके पहले थोड़ा कंसोलिडेशन है, यही कंसोलिडेशन जारी रहेगा। जैसे अनुज ने बात की, एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। डोमेस्टिक प्राइस में बात करें तो जो बेस 5800 का था वो 6000 पे शिफ्ट हुआ है। ये 200 पॉइंट जो जियोपॉलिटिकल रिस्क थे उससे थोड़ा रेंज अपसाइड हुआ है। इन पर्टिकुलर ऊपर साइड मुझे लग रहा है कि 6300 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है, तो प्राइसेस एक कंसोलिडेशन जोन में है। हालांकि नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि जब तक ओपेक की मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक कोई बड़े करेक्शन नहीं है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग 100 पॉइंट 200 पॉइंट की आती रहेगी। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटेजी लगा के आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ऑप्शन में आप 6200 का कॉल ऑप्शन है वो 200 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगे अराउंड 120 का और टारगेट रहेगा 320 का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर 100 पॉइंट तक के अपसाइड आते हैं आपको एक कॉल ऑप्शन में अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। वही नेचुरल गैस में बात करें तो वो अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में वो रेंज थी 2.10, उससे ही कल रिवर्स हुआ है। इन पर्टिकुलर लग रहा है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है शायद आगे पे आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो वहां भी कॉल ऑप्शन से आप बाय करें। 180 का कॉल ऑप्शन 15 के करीब बाय करें 8 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड लग रहा है कि 25 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। और नेचुरल गैस में मेरी उम्मीद है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार 200 का लेवल टच कर सकता है। ओके,
चलिए, तो ये तो राय हुई नेचुरल गैस और कच्चे तेल पर। अब बात करते हैं सोने और चांदी की। गोल्ड की पहले बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में स्लाइटली अबव $2000 ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट्स में 62,000 के नीचे भाव हमने आते हुए देखे हैं और थोड़ा सा न्यूट्रल मार्केट इस समय बना हुआ है। हालांकि इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो कुछ एक डेटा आना है यूएस का इकोनॉमिक फ्रंट पर, जिस पर नजरें रहेंगी। और हालांकि मार्केट यहाँ पे क्लियरली वॉच कर रहा है कि कुछ ज्यादा क्लियर क्यूज मिले रेट कट टाइमलाइन को लेकर। हालांकि लास्ट वीक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से जो स्टेटमेंट मिले थे उसमें साफ इंडिकेशन यही थी कि यूएस सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा और डेटा चाहिए, उसके बाद ही वो रेट कट को लेकर कोई जजमेंट लेंगे। लेकिन यूएस का फ्लैश पीएमआई डेटा आ जाना है। फोर्थ क्वार्टर एडवांस जीडीपी एस्टिमेट थर्सडे को जारी होंगे। साथ ही पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा फ्राइडे को रहेगा। तो ये 3 दिन का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल अनुज कैसे देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को? $1950 की बातचीत तो शुरू हो चुकी है। नियर टर्म में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था $2000 तक का लो टेस्ट करके वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट जो वीक में डेटा आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो नेक्स्ट वीक फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको वॉच करना जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, वहां भी कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट गोल्ड के अंदर भी हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 2 हफ्तों से ये भी एक स्टिक हो गया है रेंज में। तो कहीं ना कहीं अब जो मार्केट है वो वॉच कर रहा है कि एफओएमसी की तरफ से एक फ्रेश स्टेटमेंट क्या आता है इंटरेस्ट रेट को लेके, वो कब से कट करेंगे या उनका एक्चुअली आउटलुक क्या है मार्केट को लेके। तो उस पे मार्केट इसको वेट कर रहा है और उसके बाद हम एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। बट तब तक मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल एक काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर हम टेक्निकल लेवल वाइज बात करें तो अभी प्राइस करीबन $2025 के आसपास चल रहे हैं। ऊपर में करीबन 2040 2035 एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया है। नीचे में करीबन 2010 2015 जो है एक सपोर्ट जोन बन गया। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट मूव हो सकता है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाए और डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं एक हमने लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखे, तो अगर प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक लेते हैं करीबन 62,150 के आसपास तक, तो वहां बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 62,300 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट नीचे करीबन 61,800 तक आ सकता है और अगर 61,800 के आसपास भाव आते हैं करीबन $2010 के आसपास, तो वहां पर अगेन एक बाइंग इनिशिएट देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा बाउंस बैक आता है 62,150 62,200 तक, तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, रवि सिल्वर पर क्या राय रहेगी आपकी? कंपेरेटिव गोल्ड सिल्वर का एक जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आई थिंक वहां पे बेस मेटल की रिकवरी का है। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि वहां पे एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 22-20 का है। तो आई थिंक वहां भी आपको फोकस करना है। स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो आप अगर डीप पे मिलता है 70,700 के करीब, तो बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। थोड़ी वोलेटिलिटी 0.5% की होगी तो उसमें आपको वहां पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 70,400 का। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 71,580 तक के लेवल वहां पे आते हुए दिख सकते ओके, अच्छा, एक चीज और, अगर हम बेस मेटल्स को देखेंगे जैसा रवि ने भी मेंशन किया, तो वहां पर थोड़ी सी बाइंग है। हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी खरीदारी देखी है बेस मेटल्स में। घरेलू बाजार में देखेंगे तो लेड जिंक दोनों ही आधा % ऊपर है। कॉपर भी 724 पर कर रहा है ट्रेड। अनुज, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बेस मेटल्स पर? देखिए, इंडस्ट्रियल मेटल में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। कॉपर काफी कंसोलिडेशन के बाद अब सक्सेसफुली 720 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि कॉपर में अगर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है, तो अगर हम इसकी फेब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो काफी एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायरी की तरफ है, तो जनवरी में ना लेके फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि भी 720 के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 720 के आसपास कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 718 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 724-80 तक देखा जा सकता है। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्यूज जो है वो चाइना से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बेस मेटल में कॉपर को हम चूज करना चाहेंगे खरीदारी के तौर पर। ओके, आपको ट्रेड लेंगे क्या रवि बेस मेटल से? जरूर से चाइना से जो कल स्टॉक मार्केट के लिए काफी बड़ा पैकेज उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद बेस मेटल्स में अच्छी रिकवरी, ये होप पे चल रहा है। एंड पर्टिकुलर ये होप है कि जैसे ही मंथ के आगे और स्टिमुलस और वहां पे बूस्ट एक्टिविटीज के लिए बात चलेगी, वहीं नेक्स्ट वीक जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आना है उसके ऊपर फोकस है। तो मेरे हिसाब से वहां भी एक बाइंग का स्ट्रेटेजी ले सकते हैं।
लेवल्स पे बात करें तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी फ्यूचर, इसमें आप बाइंग का ट्राई करें। फरवरी फ्यूचर में कॉपर के प्राइसेस 723 के करीब चल रहे हैं, वहां पे 722 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 716 का और अपर साइड 730 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और जिंक में भी, क्योंकि चाइना का कोरिलेशन जिंक के साथ भी काफी स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से जिंक में भी जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो 224.80 224.50 के बिटवीन चल रहा है, उसको 224 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 221 का लगाए और 230 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह कॉपर और जिंक पर आपको मिली है। कॉपर पर अनुज का भी सिमिलर व्यू है, खरीदारी के लक्ष्य लेकर चले, 730 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीवी मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। खाने के तेल की नीतियों में बदलाव की अपील की है SCE ने। क्या है ये अपील और क्या फिलहाल फंडामेंटल्स हैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एग्री कमोडिटीज पर तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, स्पेशली फोकस करेंगे स्पाइसेस पर जहां पर थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से खाने के तेल की नीतियों में बदलाव की अपील की है। SCE के मुताबिक इससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि किसानों को भी नुकसान है और मौजूदा नीति से देश खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। क्या है इस अपील के कारण, क्या है नीतियां, SCE को क्यों लगता है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मौजूदा नीतियां बाधा बन रही हैं और क्या है समाधान, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर BV मेहता हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो क्या अपील की है आपने सरकार से, उसी को समझना चाहेंगे, बताइए। नहीं, पहले क्या था, गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी थी फ्रीज की थी अप टू 31 मार्च 2024 तक था। सडनली अभी एक नया नोटिफिकेशन आ गया कि जो अभी जो ड्यूटी है 2025 तक फ्रीज कर दिया, मार्च 2000। उसका मतलब कि पाम, सोया, सनफ्लावर ऑयल, क्रूड जो है उसे 5.5% जो अभी ड्यूटी है उसे आगे नहीं बढ़ेगी। और रिफाइंड ऑयल है उन्हें, जैसे पाम, सोया, सनफ्लावर का, उससे 13.75 से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। मतलब मार्च 25 तक आपने फ्रीज कर दिया है। उससे जो डर पैदा ये हो रहा है कि लंबा समय तक आप ड्यूटी फ्रीज करेंगे, अगर इंटरनेशनल मार्केट नीचे गई तो आप ड्यूटी बढ़ा नहीं पाएंगे। उसके वजह से यहाँ के किसान मर जाएंगे, क्योंकि आज तेल के भाव पे सीड के भाव होते हैं। अगर तेल के भाव नीचे गया तो सीड के दाम भी और नीचे जाएंगे। और हमने भी देखा है कि MSP के नीचे चले जाते हैं तो और तकलीफ होगी। तो हमने अपील की है गवर्नमेंट को कि ये इतना लंबा समय तक आप जो फ्रीज कर दिए प्राइस, वो रिव्यू करनी जरूरी है। पर आप समझते हैं कि भाई अप्रैल मई तक तो गवर्नमेंट बिजी है इलेक्शन के वजह से, पर उसके बाद में हम फॉलो तो जरूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कितना ड्यूटी बढ़ाने की आपने अपील की है? क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो सोयाबीन ऑयल पर लगभग 14.25% है, सनफ्लावर ऑयल पर भी सेम है, क्रूड ऑयल देखेंगे तो यहाँ 5% के आसपास की है। तो कितना इंक्रीज आपने किस एडिबल ऑयल में बढ़ाने की अपील की है? हमने जो रिक्वेस्ट की है कि जो आर्बडी पामोलिन है, इतना इसकी ड्यूटी 5.5% ही है, ज़्यादा आर्बडी ओलिन आ रहा है। उसके वजह से यहाँ की लोकल रिफाइनरी जो पाम ऑयल रिफाइन करती है काफी तकलीफ में है। क्योंकि आज भी आप देखें तो आरबीडी ओलिन यहाँ लैंडेड कॉस्ट $20 सस्ता है। उसके वजह से यहाँ की रिफाइनरी को तकलीफ हुई। तो हमारा एक सुझाव हमने गवर्नमेंट को दिया है, जो अभी डिफरेंस 8.5% का है रिफाइंड और क्रूड पाम ऑयल में, वो बढ़ा के 15% करना जरूरी है, ताकि यहाँ की रिफाइनरी ठीक चले। नहीं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो रहा है और वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा है। और जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आर्बीडी ओलिन आएगा 30% तक, तो नेचुरली आप क्यों सिक्योर लाएंगे जब आपको फिनिश प्रोडक्ट कितना सस्ता मिल रहा है। हाँ जी मैडम। ओके, अच्छा मेहता जी एक चीज़ और बताइए, जो आपने अपील की है इसी को बजट एक्सपेक्टेशंस मान के चले हम, या फिर आपकी बजट एक्सपेक्टेशंस या बजट विश लिस्ट अलग है इससे? नहीं नहीं, अभी बजट एक्सपेक्टेशन जो आप बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद का तो हाथ बांध दिया, क्या करेगी। हमारी जो रिक्वेस्ट तो ये थी कि भाई आरबीडी ओलिन और सीपीयू में ड्यूटी का डिफरेंस बढ़ाना चाहिए। अभी खुद गवर्नमेंट ने अपने हाथ बांध दिया है, खुद ने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, नोटिफाइड कर दिया कि
कि रिफाइंड में हम 5.5 से ज़्यादा नहीं, अपना 13.75 से ज़्यादा नहीं करेंगे, और क्रूड में 5.5% है, तो क्या करेंगे? फिर भी हम तो पॉसिबल फंसे रहेंगे, पर जो अनाउंस करके मार्च 2025 तक फिक्स कर दिया है, तो गुंजाइश कम हो जाती है ना उसमें। नहीं तो इन सब अपील के अलावा मैं पूछ रही हूँ आपसे, बजट को लेकर कुछ उम्मीद कर रहे हैं क्या, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, खासतौर पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन 2-3 साल से चल रहा है कि भाई आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड की हम बात कर रहे हैं, मगर अब तक जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। और अगर हम आत्मनिर्भर की बात करें तो गवर्नमेंट ने वो अनाउंस करके हर साल 5 से 10 हजार करोड़ उसमें डालना चाहिए अगले 5 साल तक, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस आज 60% है वो कम होकर 30-40% नीचे आ जाए 5 साल में, और 10 साल में 15 से 20% आ जाए। वो करना जरूरी है। और 3 साल से हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, मगर जब ये बजट आता है तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। हम फिर से उम्मीद करते हैं कि ये साल गवर्नमेंट चिंतित है तो थोड़ा ऑयल सीड में ध्यान देंगे, और उसका जो उत्पादन बढ़े, जैसे पल्सिस में किया हो ऐसे ही ऑयल सीड का उत्पादन बढ़े, उसमें ध्यान दे और इंसेंटिव दे। ओके, तो पल्सेस की तरह ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़े, आत्मनिर्भर बने इंडस्ट्री इंडिया की, उसके लिए सरकार को नीतियों में बदलाव करना होगा, और जिस तरीके से पल्सेस में सरकार ने कदम उठाए हैं उस तरीके का ध्यान ऑयल सीड्स पर भी देने की जरूरत है। कुछ इंसेंटिव्स, साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटीज को रीस्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए। रवि, अगर हम एग्री कमोडिटी पैक की बात करें तो स्पाइसेस का पैक ही वापस फोकस में है। टर्मरिक तेजी दिखा रहा है, जीरा ऊपर नीचे के दायरे में कारोबार कर रहा है। क्या व्यू है आपका इन दोनों ही कमोडिटीज पर? जरूर से, जैसे लास्ट शो में भी हमने चर्चा की थी, तब टर्मरिक एंड धनिया में हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, अभी भी वो बरकरार रहेगी। जीरा थोड़ा वोलेटाइल है, वहां पे थोड़ा अवॉइड करें। अदरवाइज देखें तो टर्मरिक एंड वहां पे आप बात करें तो धनिया, ये दोनों में मुझे लग रहा है कि बाइंग की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। टर्मरिक में 15,800 के करीब प्राइस चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप अराउंड 15,680 का, और अपर साइड 16,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और काफी अच्छी रैली के बाद धनिया आज कंसोलिडेट कर रहा है, तो लोअर रेंज पे आप 8020 के करीब बाय करें। शॉर्ट टर्म के लिए कॉल होना चाहिए 7900 के स्टॉप लॉस के साथ। 8200 तक के लेवल आपको कोरिंडर में अगले सप्ताह तक आते हुए दिख सकते हैं। धनिया वैसे अवॉइड करना है। ब्रॉडर रेंज मुझे लग रहा है कि 26,500 से लेके 29,000 ये ब्रॉडर रेंज में रहेगा। अगर रेंज के लोअर साइड मिलता है तो आप वहां पे कॉन्ट्रा जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो एंड होने के करीब है, यहाँ से अभी ज्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्पेशली स्पाइसेस के पैक पर, कोरिएंडर, टर्मरिक और जीरे पर रवि का व्यू। चलिए शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया रवि और अनुज आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।